हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका आज जो है लेक्चर में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम, जो कि हमने शुरू करा हुआ है चैप्टर नंबर 14 और सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ हम जाने वाले हैं। और खुशी तो हो रही होगी आपको, लेकिन दुख भी, क्योंकि आप बहुत पीछे चल रहे हैं, है ना। बच्चे तो बेचारे 7 चैप्टर पे चल रहे हैं, मैम 14 पे चल रही है। बहुत नाइंसाफी है। करो करो भाई, जल्दी करो। दिवाली की छुट्टियां आई हैं ना स्कूल की, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए ही आई है। दिवाली पे दिवाला निकालने के लिए आई है आपका। चलो आ जाओ। तो आज शुरू करते हैं हम L5। और ये तो आपने देखा ही है, रोज ही देखते हैं इसको, चैप्टर फ्लो। लेक्चर फ्लो में आज हम खाद्य जाल पढ़ने वाले हैं, यानी कि फूड वेब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने कल देखा भी था। पारिस्थितिकी पिरामिड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में बहुत आता है। और पिरामिड के प्रकार जो हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ बहुत कुछ। ठीक है, चलिए सबसे पहले खाद्य जाल। तो कल मैंने कहा था कि इस परिस्थिति के अंदर, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वहां हर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। ये हमने बहुत बार सुना है। लेकिन क्या एक एनिमल की कोई पर्टिकुलर चॉइस होती है कि जैसे शेर बोलेगा ना, मैं तो हिरण ही खाऊंगा वरना भूखा मर जाऊंगा? ऐसे कभी सुना आपने? नहीं। उसको जो मिलेगा वो खाएगा। हिरण भी खाता है वो, उसको कोई और भेड़ मिल जाएगा तो भी खा लेगा, उसको कोई छोटा जानवर मिल जाएगा, खरगोश मिल जाएगा तो वो खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने, वो भी खा लेगा। तो हर एनिमल की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं, जो फूड नेसेसिटी है, वो अलग अलग है, किसी एक पे स्पेसिफिक डिपेंड नहीं है। जैसे कि वायरस आपको पढ़ा है, बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं, उनका फिक्स है कि प्लांट को करूंगा तो प्लांट को ही डिजीज करूंगा, एनिमल को करूंगा तो एनिमल को ही करूंगा। लेकिन इस इकोसिस्टम में हर एनिमल की जो खाद्य निर्भरताएं हैं वो एक से ज्यादा है। तो अब क्या होता है, एक चेन जो हमने कल बात करी थी कि भाई पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, और सो ऑन। तो ये तो एक चेन हुई। लेकिन क्या ये हमेशा चेन ऐसी ही चलती है? नहीं। हो सकता है मेंढक के मुंह में आने से पहले टिड्डे को चिड़िया ले जाए, है ना। टिड्डे को कौन ले जाए? चिड़िया। जैसे कि भाई ये टिड्डा है, खतरनाक टिड्डा बनाऊंगी अभी मैं, देखना आप। टिड्डा है ये, है ना। टिड्डा है ये। टिड्डा जो है वो मेंढक खाना चाहता है इसको, लेकिन मेंढक के मुंह में आने से पहले ही एक चिड़िया जो है इसे ले गई। फिर सांप जो है वो मेंढक को खाना चाहता है, ठीक है, लेकिन मेंढक को सांप खाने से पहले भी चिड़िया उस मेंढक को खा ली। बहुत नाइंसाफी है। ठीक ऐसे ही मान लो ये चिड़िया है, चिड़िया को डॉग भी खा सकता है भाई, चिड़िया को ये सांप भी खा सकता है। छोटी चिड़िया हो तो ले ही सकता है, ऐसे बटका भर ही सकता है, बड़ा बर्ड तो नहीं, लेकिन छोटी जो चिड़िया होती है उनको। तो क्या होता है, डॉग मेंढक को भी खा सकता है। मेंढक जो है वो किसी पौधे को भी खा सकता है, पौधे को क्या, किसी दूसरे इंसेक्ट को भी खा सकता है, सॉरी पौधा बोल दिया मैंने, किसी दूसरे कीट को भी खा सकता है। इस कीट को ये चिड़िया भी खा सकती है। तो आप देख रहे हैं पूरा सा गिचपिच सा एक जाल बना हुआ है। अब यही जाल को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये खाने की डिपेंडेंसी को बता रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे फूड वेब। बस यही है फूड वेब। इजी है ना। बस चलो, किसी भी इकोसिस्टम में कोई खाद्य श्रृंखला विलगित यानी कि अलग सी नहीं होती। ऐसा नहीं कि फूड चेन चल रही है तो वो मेंढक, टिड्डे और मेंढक वाली यही चेन चल रही है, और भी चेन्स है, और बीच में हो सकता है इस चेन में कोई विघ्न भी आ जाए, जैसे ये चिड़िया आ गई थी। तो कोई भी श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला, वो एकदम आइसोलेटेड नहीं रहती, अवस्था में क्रियाशील नहीं होती, बल्कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से गूंथ कर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी पिरामिड।
कुछ नहीं है खाद्य जाल में, इतना सही है, बस परिभाषा लिखनी है और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया आप ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल बना के ऐसे जीव जंजाल बना देना, काम हो गया। ठीक है, मेन जो आज हमारा टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट भी है और वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या है पिरामिड? तो पिरामिड आपने देखा होगा, इजिप्ट का पिरामिड, मैथ्स में भी पिरामिड बनाए होंगे कभी, कि नीचे से जो ब्रॉड होता है ना, ऐसा कॉनिकल शेप, और ऊपर से जो है शार्प होता है, नीचे से ब्रॉड ऊपर से नैरो, नैरो मतलब सकरा होता है, या फिर उल्टा भी होता है, ऐसा ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो, ऐसा भी होता है। कुछ पिरामिड ऐसे भी होते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के पिरामिड हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं अपराइट, सीधा। अपराइट का मतलब सीधा पिरामिड, बिल्कुल सीधा है, नीचे से ब्रॉड है और ऊपर से नुकीला है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, भाई ये सीधा है तो ये उल्टा है। ये जो होता है ये स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप, तुर्कुरूपी पिरामिड। लेकिन ज्यादातर तुर्कुरूपी पिरामिड हम यूज नहीं करते, मतलब अभी के लेवल पे यूज नहीं करते। इन दो पिरामिड्स का यूज ज्यादा आता है। तो क्या करते हैं, अब पिरामिड क्या काम के यहाँ बायोलॉजी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, ये जो विभिन्न इकोलॉजिकल आपकी फूड चेन या फूड वेब जो चल रहे हैं, इनकी संख्या को, इनके जीव भार को यानी इनके वेट को और इनकी एनर्जी को प्रदर्शित करने के लिए हम पिरामिड्स का यूज करते हैं कि कौन ज्यादा कौन कम, है ना। जैसे मैथ्स में आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन किनके ग्राफ बनाओगे, बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोला ये तो जाल है एक, किस किस का ग्राफ बनाओगे। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम पिरामिड की फॉर्म में इनको समझाएंगे कि ये कैसे पिरामिड होते हैं, संख्या के हिसाब से कोई किसी इकोसिस्टम में किस तरह के जानवर है या जीव जंतु है, यह हम पिरामिड की फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र में पोषण संरचना, जो भी उसका ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर है, पोषण समझना समझ गए, मतलब वही खाद्य आवश्यकताएं का आरेखित प्रदर्शन पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। ये हो गई परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन आपको याद करनी है, जो जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है सब पूछी गई है कभी ना कभी। परिभाषाएं तो भाई शॉर्ट नोट में आ जाती है, शॉर्ट टाइप के आंसर्स में आ जाती है, कई बार आ जाती है, तो आपको याद करनी है। और ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तो याद ही करनी है। पोषण संरचना को पारिस्थितिकी पिरामिड के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें प्रथम पोषण स्तर या उत्पादक स्तर पिरामिड का आधार, नीचे वाला सबसे पहला वाला जो पोषण स्तर है, सबसे पहले वाले पोषण स्तर कौन है? कल हमने बात की थी कि जो हम ये बात करते हैं कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर इंसेक्ट है, अगर इसको इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को कोई और एनिमल खा रहा है, उस और एनिमल को कोई और एनिमल खा रहा है ना, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। तो ये सब क्या है? ये सब लेवल्स है ना, पोषण स्तर है। ये कल समझाया था मैंने आपको कि इनको पोषण स्तर कहते हैं, एक एक को एक एक पोषण स्तर कहते हैं। तो सबसे पहला पोषण स्तर हमारा कौन है? प्लांट है, क्योंकि शुरू वहीं से हो रही है कहानी। उत्पादक तो हमारे वही है ना, उत्पादक कौन है हमारे? यही तो है, मेन तो कहानी यही है शुरुआत में। तो पहला वाला क्या होगा? पहले हम किसे प्रदर्शित करेंगे? उत्पादक को, सबसे पहले वाले लेवल पे, यानी कि ये जो ब्रॉड वाला एरिया है सबसे नीचे वाला, यहां से हम शुरू करेंगे उत्पादक, नीचे उत्पादक, फिर उससे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, मांसाहारी, शाकाहारी, और उसके बाद अपघटनकारी, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, पिरामिड का आधार अन्य क्रमिक स्तर इसके चोटी या शिकाग्र तक के स्तर बनाते हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो पहले उत्पादक आ गए, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, और सोन, ऐसे जो है शिकाग्र की ओर यानी कि चोटी की ओर चलता रहेगा काम। पारिस्थितिकी पिरामिड के अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स इल्टन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चार्ल्स इल्टन ने दी थी। इसी कारण इसे इल्टोनिक या इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। वही क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में ये दे दे इल्टोनिक पिरामिड को समझाइए, बच्चा परेशान, और ये पूरी बायो रट लिखी है, ये इल्टोनिक पिरामिड क्या होता है, मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। फिर पेपर देने के बाद बच्चे ऐसा करते हैं, पेपर पे ऐसे सर्कल लगा के मैम को भेजते हैं, मैम ये क्या है, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, कि पढ़ाया है या नहीं। तो ये इल्टोनिक पिरामिड भी कहते हैं। ये जो बी वाले होते हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन को घुमाने के लिए उनके निक नेम से क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो सारे नेम आपको याद रखने में, ये बहुत बार कह चुकी हूँ, इंग्लिश भी याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है, और कोई तीसरा नाम है उसका तो वो भी याद रखना है। मेरे पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव नहीं है आपके लिए, ठीक है, याद करने ही पड़ेंगे। अब वो कैसे भी करो मैं नहीं जानती, कहानी बना बना के करो, जैसे कि मैं कर देती हूँ याद, ठीक है, और आपको बताती भी हूँ कि ऐसे इसको याद कर सकते हो जहाँ मुझे खुद याद। बाकी ये तो सिंपल सी चीजें हैं, इल्टॉन ने किया था। अब इसी क्वेश्चन को और घुमा के दे दे कि पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज किसने की थी। आपको ये पता है कि इसको इल्टोनिक पिरामिड कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इल्टोनिक पिरामिड कहते क्यों हैं। तो सारी चीजें कनेक्टिव वाली आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इल्टोनिक साहब का फोटो है, देख लीजिए इनको, खुश हो जाएंगे ये भी थोड़े थे, ठीक है। तो पिरामिड की क्या प्रकार है, पिरामिड के 3 प्रकार है जनरली। सबसे पहला जो है वो है संख्या का पिरामिड, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे कि कौन ज्यादा क्वांटिटी में है नंबर की, कौन कम क्वांटिटी में है। उसके बाद हम देखेंगे जैव मात्रा का भार, और ये जैव मात्रा को कई जगह पे जैव भार भी लिखा हुआ है। वैसे तो सही शब्द जैव भार होना चाहिए, ठीक है, जैव मात्रा की नहीं बोले, लेकिन जैव भार एक परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, तो वो ध्यान में रखें। और ऊर्जा का पिरामिड यानी एनर्जी का पिरामिड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऊर्जा लिंडमान के रूल को फॉलो करती है, 10% ही मिलती है। तो सबसे पहले संख्या के आधार पर पिरामिड बनाएंगे, कौन ज्यादा कौन कम, फिर भार के आधार पर पिरामिड बनाएंगे, और फिर एनर्जी के आधार पर पिरामिड बनाएंगे, ठीक है। चलिए, जीव संख्या के पिरामिड क्या होंगे, जब जीवों, किसी पारिस्थितिकी में जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड बनाया जाता है तो उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ये परिभाषा हो गई सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर तलों में जीवों की संख्या के अनुपात को, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, संख्या को, अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जीव की संख्या का पिरामिड कहलाता है। और एक परिभाषा मैंने बोली, जिसको ये वाली नहीं याद होती वो सिंपली भी लिख सकता है, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। आ जाओ, ऐसे पिरामिड के आधार पर उत्पादों की संख्या सबसे अधिक, हमको पता है कि उत्पाद क्या होंगे भाई, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन है, पेड़ पौधे हम कह रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, प्लांट सबसे ज्यादा अधिक होते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ हमें उत्पादक रखने हैं, तो प्लांट सबसे ज्यादा होंगे। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी, मतलब उससे ऊपर जाने पर जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या क्रमशः कम हो जाती है। तो पिरामिड कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, जिसको हम सीधा पिरामिड कह रहे हैं। नीचे प्लांट रहेंगे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर ऊपर जो है मेंबर्स कम होते जाएंगे, क्योंकि संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो पिरामिड सीधा बनेगा। अभी समझाते हैं क्यों सीधा बनेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए घास के मैदान, खेत और तालाब, ये उदाहरण आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं उदाहरणों से आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, घास के मैदान का पिरामिड होता है, या घास के मैदान का जीव संख्या का पिरामिड होता है। उसमें भी वैरायटी है ना, 3 प्रकार के, जैव भार के अकॉर्डिंगली अलग हो जाएगा, जीव संख्या के अकॉर्डिंगली अलग हो जाएगा, और 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि घास के मैदान में कैसा पिरामिड होता है, खेत में कैसा पिरामिड होता है, और तालाब में कैसा पिरामिड होता है। कैसा इन द सेंस कि सीधा होता है या उल्टा होता है। जनरली क्या होता है, सारे जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें पिरामिड
संख्या वाला जो पिरामिड है, जीव संख्या वाला पिरामिड, वो सीधा होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको उल्टा भी देखने को मिलेगा। देखते हैं कहाँ पे। पहले बात करते हैं वृक्ष की, ठीक है। वृक्ष का पिरामिड, वृक्ष का जो पिरामिड है वो कैसा होता है? जीव संख्या के आधार पर हमेशा उल्टा होता है। ये बात याद रखनी है कि वृक्ष का पिरामिड हमेशा, जीव संख्या वाला पिरामिड, अगर हम संख्या के आधार पर किसी वृक्ष का पिरामिड बनाएं, उस पर रहने वाले जीवों का संख्या के आधार पर, तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्यों? देखो, एक वृक्ष है यानी कि एक पेड़ है, तो पेड़ ये रहा, ठीक है। तो पेड़ तो एक ही है, यानी कि नीचे तो भाई एक ही पेड़ है, तो एक ही आपको बनाना पड़ेगा डब्बा, या ऐसा तिकोना नहीं बनाओ, आप सिंपल बना लो। लो ये सिंपल बना लेते, ये देखो एक डब्बा बना दिया आपने, क्योंकि एक ही पेड़ है। इस पेड़ पे, पेड़ एक है, संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पेड़ पे कितने प्रकार के एनिमल्स आपको दिखेंगे? तो आप बोलोगे बहुत प्रकार के हैं, है ना। इस पे चिड़िया भी बैठी है, इस पे बंदर भी बैठा है, इस पे चींटियां भी घूम रही है, इस पे दूसरे एनिमल भी अपना घर बना के रह रहे हैं, है ना। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी अंदर रह रहे हैं। तो पेड़ के ऊपर जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो दूसरा जो डब्बा बनेगा वो बड़ा बनेगा ऑब्वियसली इस पेड़ से, क्योंकि संख्या ज्यादा है ना। पेड़ एक, जीव ज्यादा है, तो डब्बा उल्टा मतलब बड़ा बनेगा। अब इन पे जो पेड़ पे जो जीव रह रहे हैं, उनके ऊपर की अगर आप बात करो, जैसे मान लो छोटे कीड़े हैं, ठीक है, या चिड़िया है, तो उनको खाने वाला अगर कोई है, पक्षी है, जैसे मान लो छोटे कीड़े हैं तो उनको खाने वाले, तो उनको खाने वाले पक्षी पेड़ पे आपको ज्यादा दिखेंगे। कीड़े तो दो चार घूम रहे होंगे, मकोड़े कहीं, तो वो और बढ़ जाएंगे। तो क्या ये पिरामिड उल्टा नहीं है? ये देखो, अगर इसको तिकोना बनाने की कोशिश करें हम, तो वृक्ष का जो जीवों की संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा, क्योंकि वृक्ष एक, उस पे एनिमल्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा और ऊपर लेवल पे नहीं जाओगे तो, ठीक है। क्योंकि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक है, यहाँ उत्पादक सिर्फ वृक्ष है, फल वल दे रहा है, उसके फलों को खाने वाले पक्षियों की संख्या अधिक, पक्षियों पर परजीवी रूप में पाए जाने वाले कीटों की संख्या पक्षियों की संख्या से भी अधिक है। भाई एक पक्षी पे तो अगर कोई पैरासाइट रह रहा है, कोई जीव, या हमारे इस पे जू रहती है, ऐसे पक्षियों में भी छोटे छोटे कीड़े रहते हैं अंदर पंखों में और ऐसे, तो उस एक पक्षी पे तो ज्यादा ही होंगे वो, और ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं तो कीड़ों की संख्या तो बढ़ी जाएगी, परजीवियों की संख्या तो बढ़ी जाएगी। तो पेड़ एक उत्पादक, उसके ऊपर रहने वाले पक्षी और उन पक्षियों पर रहने वाले पैरासाइट्स, तो पिरामिड कैसा हुआ? उल्टा। तो उल्टा पिरामिड बनता है, ये बात ध्यान रखना। वृक्ष का जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा। नॉर्मली कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सीधा बनता है, और ये जो है ये घास का दे रखा है आपको आपकी एनसीईआरटी में। एक घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित है, ठीक है। ये घास का है। घास का कैसा होता है? जैसा दिख रहा है, सीधा घास मैदान का, घास मैदान लिख दो, खाली घास नहीं, घास मैदान। क्यों? क्योंकि घास के एक मैदान में अगर घास देखोगे आप तो मिलियंस घासें मिलेंगी आपको, काउंटिंग ही नहीं कर सकते आप, इतनी घास है। लेकिन उस घास पे चरने वाले एनिमल्स की अगर आप बात करोगे तो गायें होंगी, अगर 100 गायें भी है तो भी घास के कंपैरिजन में तो कम ही है। घास ज्यादा है, उत्पादक सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उत्पादक रखने हैं जो कि घास है, उसके ऊपर उसको चरने वाले एनिमल तो वो कम होंगे। उन एनिमल्स को खाने वाले मांसाहारी जीव, यानी उन गायों उन भेड़ों को खाने वाला अगर कोई शेर है तो 100 शेर थोड़ी ना होंगे उस घास मैदान में, 1 होगा 2 होगा, तो संख्या कम होगी। और उस पे अगर कोई पैरासाइट रह रहा है तो वो भी कम ही होगा, ठीक है। और भी कोई उदाहरण ले लो, घास है, घास पे गाय, गाय को खाने वाला मान लो कोई लोमड़ी है, और लोमड़ी को खाने वाला कोई शेर, सबसे टॉप पे शेर आ गया तो शेर तो एक ही होगा ना। तो ऐसे ये पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। तो क्वेश्चन इस पे ऐसे बनते हैं कि आपको कोई सिचुएशन भी दे सकते हैं। मान लो आपको कोई सिचुएशन दे दी कि
समुद्र में रहने वाले जीवों का जीव संख्या का स्तूप बनाओ या पिरामिड बनाओ। अच्छा, पिरामिड को हिंदी में और क्या कहते हैं भाई? स्तूप। ये भी याद रखना, स्तूप मतलब पिरामिड होता है, कंफ्यूज मत होना। हिंदी वर्ड तो स्तूप ही है, लेकिन हम इंग्लिश में उसको पिरामिड कहते हैं। ठीक, ओशियन का दे दिया आपको, कैसा बनाओगे ओशियन का? तो हम कहेंगे कि ओशियन है, अगर समुद्र है तो समुद्र में उत्पादक कौन है? समुद्र में उत्पादक होंगे वो जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? जू प्लैंक्टन्स। तो ये जू प्लैंक्टन्स हो गए। जू प्लैंक्टन्स को खाने वाले एनिमल की बात करें अगर हम, मछलियां हैं, छोटी मछलियां, शाकाहारी मछलियां, तो वो होंगी जू प्लैंक्टन्स से कम होगी, क्योंकि जू प्लैंक्टन्स तो करोड़ों बिलियन होंगे समुद्र के अंदर। उनको खाने वाली मछलियां उससे थोड़ी सी कम। फिर उनको खाने वाली बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को खाती है वो और कम होगी। और फिर उन बड़ी मछलियों को खाने वाले तो एक या दो ही होंगे। ठीक है, तो ये वाला पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, समुद्र का, है ना, समुद्र वाला, ओशियन का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में दे रखी है वो तो याद ही कर लो कि घास वृक्ष का उल्टा होगा, घास का सीधा होगा, घास मैदान का। ठीक है, फिर है जैव भार। अब वेट करके भार के आधार पर हमें पिरामिड बनाना है। ठीक है, अब संख्या नहीं देखनी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण तंत्रों में जीवों के संपूर्ण जैव भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। रखना वही है, सबसे पहले उत्पादक, फिर उसके ऊपर वो। लेकिन अब हम क्या देखेंगे? उनका वेट देखेंगे, भार किसका ज्यादा है। सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि इसमें उत्पादकों का जैव भार सबसे अधिक होता है। अगर हम किसी स्थलीय चीज का बात करें, मतलब कि लैंड पे रहने वाले किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को अगर जनरली देखें तो उसका सीधा मिलेगा हमें, क्योंकि पेड़ों का भार, एक पेड़ अगर आप सोचते हो तो कितने वेट का होगा? 10 टन भी अगर मैं बोलूं, है ना, चलो 1000 किलो बोल देती हूँ, 10 टन बहुत ज्यादा, 1000 किलो मान लिया, कोई छोटा पेड़ ही है तो 1000 किलो का है। अगर उस पर कोई पक्षी रह रहे हैं तो कितना वेट होगा उनका? 100 पक्षी भी रह रहे हैं तो भी 1000 किलो उनका वेट नहीं हो सकता। या 100 चींटियां भी रह रही हैं तो उनका 1000 किलो वेट नहीं हो सकता। मिलियन चींटियां भी रह रही हैं तो भी 1000 किलो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा भार उस पेड़ का ही रहेगा। उस पे जो पक्षी पाए जा रहे हैं उनका वेट या भार थोड़ा और कम होगा, है ना। उस पे जो पक्षी पाए जा रहे हैं, ये पेड़ का एक वेट है, मान लो 1000 किलो है, ये पक्षी का 500 मान लो, नहीं वैसे तो 500 भी नहीं होना चाहिए, पक्षी होते ही कितने वेट के। और उन पक्षियों पे अगर कोई पैरासाइट रह रहा है, परजीवी रह रहा है को, तो परजीवी तो है ही कितने सूक्ष्म जीवी, 1 किलो भी ज्यादा बोल दिया मैंने तो सीधा स्तूप मिला ना। तो संख्या का स्तूप स्थल वाले में या वृक्ष में पूछ लिया आपको। देखो, वृक्ष का संख्या वाला स्तूप कैसा था? उल्टा था। जैव भार वाला स्तूप कैसा है? सीधा है। ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम वाटर की बात करें तो जैव भार का स्तूप हमेशा उल्टा मिलेगा आपको, इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तंत्र में सर्वोच्च श्रेणी के उत्पादक का जैव भार सबसे अधिक होता है। वही वापस मैं जू प्लैंक्टन पे आ रही हूँ। जू प्लैंक्टन का भार बिलियन है, जू प्लैंक्टन बिलियन अरबों जितना भी मानना चाहो उतने मान सकते हो, लेकिन अगर हम उनका वेट करेंगे तो कितना तो आएगा, मान लो नहीं करते 5 किलो ऐसा मान लो। जू प्लैंक्टन, मिलियन जू प्लैंक्टन से छोटे छोटे तो होते हैं बेचारे, दिखते भी नहीं है ना, माइक्रोस्कोप से दिखने पड़ते हैं। इनको जो मछलियां खा रही है वो 100 भी मछलियां हैं अगर, तो उनका भार तो इनसे ज्यादा ही होगा। 100 मछलियां है तो कम से कम नहीं भी मानो तो मैं 10 किलो, मैं तो कम बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इन छोटी मछलियों को जो बड़ी मछलियां खा रही है, बड़ी बड़ी शार्क्स खा रही है, एक ही शार्क ले लूं तो सारी मछलियों का वेट जो है नीचे आ जाएगा, है ना। एक शार्क का वेट ही कम से कम 400-500 किलो होता है, तो ये बढ़ गया। और उसको भी अगर कोई खा रहा है, कोई ब्लू व्हेल खा रही है तो वो और ज्यादा वेट की होगी। तो कैसा स्तूप आया है भाई? उल्टा। तो कैसा होता है? उल्टा होता है।
ठीक है, ये 2-3 एग्जाम्पल तो आपको याद होने चाहिए, बाकी आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कोई कुछ देकर, क्योंकि ऐसे तंत्र में सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता का जैव भार सबसे कम होगा। ठीक है, सर्वोच्च वाले का सबसे अधिक होगा, ऊपर वाले का, सर्वोच्च बोल रहा है, उपभोक्ता बोल रहा है। ठीक है, उत्पादक तो कम ही है। समुद्र में जैव, अभी हमने जो देखा समुद्र का जैव पिरामिड भी कैसा होता है, उल्टा। ये समुद्र वाला ही देखा है हमने, ओशियन के अंदर, नदी के अंदर भी ऐसा ही मिलेगा आपको, क्योंकि मछलियों का जैव मात्रा पादप प्लवक मतलब वही जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, कि जैव मात्रा बहुत अधिक है। ये क्या है, ये एक जैव मात्रा, देखो आपके एनसीईआरटी में जैव मात्रा लिखे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ जैव भार ज्यादा परफेक्ट वर्ड है, मात्रा तो फिर आप है ना क्वांटिटी पे चले जाओगे, संख्या पे चले जाओगे, इसलिए जैव भार, लेकिन एक ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जैव मात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो किसका है, ये है एनसीईआरटी में जो दे रखा है दलदली परिस्थिति का दे रखा है, मार्शी एरिया का। अब ये गुमशुदा की तलाश में आते हैं नीट में, ये आपको दे दिया और बोल दिया कि ये किस प्रकार का जो है पिरामिड है, सीधा है, उल्टा है, और निम्न में से किस प्रकार के पिरामिड में ऐसा पिरामिड आपको मिलेगा। 4 ऑप्शन दे दिए, घास का पिरामिड, घास की संख्या का पिरामिड, वृक्ष की संख्या का पिरामिड, और दलदली संख्या का पिरामिड, और ये तो फिर आपको देख के बताना पड़ेगा कि ये किसका हो सकता है ना। ऐसे गुमशुदा की तलाश में फोटो आते हैं, तो इनको जरा देखें ध्यान से, ये किसका है, दलदल वाले का। ये उल्टा है, जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड जो हमने देखा कि कहाँ पे मिल सकता है आपको, ये खड़ी फसल में मिल रहा है आपको समुद्र के अंदर, है ना, पादप प्लवक के अंदर। समुद्र वाला जो है वो हम क्या कह रहे हैं, जैव भार का जो होगा वो उल्टा होता है, तो ये समुद्र का मान लो ऐसा होता है। ऐसा बनाओ या फिर ऐसे ट्राइंगल वाला बनाओ, सेम ही चीज है। नेक्स्ट है एनर्जी यानी ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 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 कैसा रहेगा, सीधा पिरामिड रहेगा। क्यों, क्योंकि हम कह रहे थे कि वो जो लिंडमान का रूल है कि हर लेवल से एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, सिर्फ 10% मिलती है, तो 10% मिल रही है मतलब कम ही होगी, कभी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसका पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, चाहे वो कोई भी एरिया हो। ये भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बाकी 2 हमने देखे, उसमें उल्टे भी मिलेंगे, सीधे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमेशा सीधा ही मिलता है, उल्टा कभी नहीं मिल सकता। उत्पादकों से प्रत्येक क्रमिक उत्पादक स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, कम ही होगी। हमने 10% वाला लॉ पढ़ लिया है, इससे 10% इसको मिलेगी, फिर इससे 10% इसको, फिर इससे 10% इसको, तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये थे पिरामिड। बहुत इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, फिर से कह रही हूँ, तो इसको ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना, और स्पेशली इनके एग्जाम्पल्स और कैसे इसको बनाते हैं पिरामिड वो। चल, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार।